ये आपके आज के दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है। और संपादकीय पाठ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो या इंटरव्यू हो। और फिर एक सामान्य जानकारी भी तो आप लोगों को यहाँ से मिलती है किसी टॉपिक पर, तो ज़रूर पढ़ा करिएगा। पक्ष विपक्ष की चुनावी चुनौती, यानी कि आप सभी जानते हैं कि 2024 में, अभी हाल ही में आने वाले समय में हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं देश में? 543 हैं। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। और अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो मोदी हटाओ के लक्ष्य साधने हेतु INDI का हर राज्य में NDA से सीधा मुकाबला होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो अगर आप लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आप लोग इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा और पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है। बाकी राजनीति की बातें हैं तो मुझे लगता है कि बातें हो रही हैं। पाला बदलने वालों से सचेत रहे भाजपा। ये आप देखिए, दूसरे दलों के नेता भाजपा में उसकी विचारधारा के कारण नहीं बल्कि सत्ता की संभावना के कारण आ रहे हैं। ये भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और ये आप देखिए, इस तरह के जो नेता होते हैं ना, ये अगर कल कांग्रेस की सरकार फिर से सत्ता में आ गई केंद्र में, तो उसमें भी फिर से शामिल हो जाएंगे। ये अवसरवादी होते हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए, फायदा लेने के लिए ही नेता बनते हैं। इनकी विचारधारा कुछ नहीं होती है, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। कृतज्ञ नेता, मनुष्य को अपने जीवन में सर्वाधिक असंतोष परमात्मा से रहता है। जब भी उसे असहजता की अनुभूति होती है, वह दोषारोपण का कुव्रग हो उठता है। अंततः अपने दुखों का उत्तरदायी उसे परमात्मा ही दिखता है। वह परमात्मा से ऐसी व्यवस्था चाहता है जो उसके मनुकूल हो। और जीवन में दुख और सुख का आकलन ही मूलतः दोषपूर्ण है। मनुष्य तो स्वयं में सुख का बड़ा प्रमाण है। मनुष्य योनि में जन्म लेना तो आनंद का महान उत्सव है, और इसकी प्रतीति है तो दुख का विचार स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। जिसे हीरे की पहचान नहीं है, हीरा पास होने पर भी उसके जीवन में निर्धनता का राग गूंजता रहेगा। हीरे और पत्थर में भेद का ज्ञान होना आवश्यक है। मानव जीवन अन्य योनियों के लिए हीरे के समान ही है। उनका दुख स्वाभाविक है, किंतु मनुष्य के दुख को उनकी अज्ञानता का दुर्भाग्य कहा जाएगा। जिस परमात्मा ने उसे इतना अमूल्य सुख दिया, उससे शिकायत घोर कृतज्ञता है। और मनुष्य ही अपने दुखों का कारण है। उसे धन संपदा चाहिए, प्रतिष्ठा सत्ता चाहिए, भोग विलास हो, ईश्वर हो, ऐश्वर्य हो। आध्यात्मिक जगत में इनका कोई मोल नहीं है, और इनकी प्राप्ति की कामना हीरे जैसे जीवन को पत्थरों में गवा देना है। यह मिट्टी इस जीवन में भी दुख उत्पन्न करती है और परलोक में भी असहाय बनाती है। परमात्मा ने जीवन दिया है और जीवन का एक निश्चित उद्देश्य भी प्रदान किया है। मनुष्य को प्राप्त हुई बुद्धि, बल और सामर्थ्य दुख हेतु नहीं है। मनुष्य जीवन पर्यंत धन संचित करने में लगा रहता है, जबकि यह धन ही उसके जीवन को तनाव से भर देता है। भोग विलास उसे निर्मल और रोगग्रस्त बनाते हैं। सत्ता का मान ही अपमान का कारण भी बनता है। परमात्मा का दिया जीवन परमात्मा को पाने के लिए है, और कृतज्ञ बनकर नहीं, कृतज्ञ बनकर जीवन जीने में भी आनंद है। एक बात तो आप लोगों से कहता हूँ, देखिए कि आप देखिए, गाय अपना धर्म निभाती है, गाय दूध देती है। उससे जाना नहीं है कि हमारी ये संपत्ति हो, हमारी ये संपत्ति हो। दुनिया में हर प्राणी है वो अपना धर्म निभाता है, लेकिन कहते हैं कि इंसान बना लालची होता है। उसके पास एक घर होता है, वो दो घर की चाहत रखने लगता है। एक समय आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों में बीच में जो मैड हुआ करती थी, दो खेत को बांटती थी, उस पर आप देखते थे कि ट्रैक्टर गुजर जाता था। किसानों की और लोगों की कह लीजिए, खासकर चाहत बढ़ गई, उसे कम करते गए। अब ऐसा मालूम नहीं चलता है कि ये खेत किसका है, वो खेत किसका है। आप लोग जब स्कूल निकलते थे तो आपने देखा होगा जंगले जंगले दिखाई देते थे, पेड़ पेड़ दिखाई देते थे। आज वो भी साफ हो गए, समझ रहे हैं आप लोग? तो उसी की बातें हो रही हैं। और संतुष्टि ही सुख है। और वरना आप देखते हैं कि ज़रूरतें तो ज़िंदगी में पूरी नहीं होती हैं। और मैं आप लोगों से कहता भी तो रहता हूँ, जितना है आपके पास उसी में बेहतर आप क्या कर सकते हैं, उसी में अवसर क्या उपलब्ध हो सकता है, वही आप करिए, उसी के हिसाब से मेहनत करिए। सत्ता का शर्मनाक इस्तेमाल,
प्रवर्तन निदेशालय यानी की टीम पर हमले के साथ संदेश खाली में जमीन कब्जाने, महिलाओं की यौन उत्पीड़न का आरोपित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख 55 दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसकी गिरफ्तारी तब हुई जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। यदि उसने फटकारा नहीं होता तो वह अभी भी छिपा ही रहता, बल्कि यह कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा ही है कि उसे छिपाए रखा गया होता। शाहजहां शेख जिस ठसक से थाने और अदालत में दाखिल हुआ, उससे तो ऐसा लगा कि वह कोई अति विशिष्ट व्यक्ति है। बंगाल पुलिस भी उससे विशिष्ट व्यवहार करती दिखाई दी, और इससे यदि वह कुछ स्पष्ट हुआ तो यह यदि कि उसे सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त था। यह शर्मनाक हकीकत तृणमूल कांग्रेस के इस कथन से छिपने वाली नहीं है कि हमने उसे 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। आखिर उसे निलंबित करने के लिए उसकी गिरफ्तारी की प्रतीक्षा क्यों की गई? यह कैसा राजधर्म है? इतने गंभीर आरोपों से घिरे आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को गिरफ्तार न करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए गए, और यहां तक कि उच्च न्यायालय के आदेश की जानबूझकर गलत व्याख्या की गई। इस पर हैरानी नहीं है कि ईडी को यह संदेह है कि बंगाल पुलिस शाहजहां की मदद करने और साक्ष्यों को नष्ट करने का काम कर सकती। ईडी ने यह आशंका व्यक्त करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। शाहजहां शेख की काली करतूत से आंखें मूंदे रखने के आरोपों से घिरी ममता सरकार अपनी सफाई में कुछ भी कहे, यह एक तथ्य है कि बंगाल में राजनीतिक कारणों से ऐसे अनेक तत्वों को संरक्षण मिल रहा है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जो कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देते रहते हैं। इन तत्वों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी किया जाता है। इसी कारण बंगाल में राजनीतिक हिंसा कभी थमती नहीं है। बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव के बाद पुलिस की मौजूदगी में हुई भीषण हिंसा के लोग अभी तक भूले नहीं हैं हिंसा को, और बंगाल सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ वैसी ही रीति नीति अपनाई जैसी कि एक समय वाम दलों ने अपना रखी थी और जिसके खिलाफ ममता ने संघर्ष किया था। वाम दलों के अनेक दबंग नेता अब तृणमूल कांग्रेस में हैं, जो अपनी मनमानी से लोगों को त्रस्त किए हुए थे। शाहजहां शेख भी माकापा से तृणमूल कांग्रेस में आया था। वह संदेश खाली में एक लंबे समय से बेखौफ होकर अपना समानांतर शासन चला रहा था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होती। चूंकि पुलिस शाहजहां शेख के आगे नतमस्तक थी, इसलिए न तो जमीन कब्जाने के आरोपों की सुनवाई होती थी और न ही महिलाओं की यौन उत्पीड़न की। यदि उसके खिलाफ लगे आरोपों की जांच बंगाल पुलिस करती है तो इसके आसार कम ही हैं कि उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। और आप सोचिए, एक बड़े नीचे से उठ के आया हुआ है ये, और आप देखेंगे कि कभी ये कहते हैं कि भट्टे पर काम करता था, मजदूरी करता था और नेता बन के कहाँ पहुँच चुका है। आप लोग पूछते रहते हैं ना कि सबसे जल्दी कैसे पैसा कमाया जा सकता है, तो मैं कहता हूँ नेता बन जाइए। देखिए, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। उत्साह बढ़ाने वाला निर्णय। बिहार में अपराध नियंत्रण में हर तरह का जोखिम उठाने वाले पुलिसकर्मियों को नियमों से परे जाकर प्रोन्नति देने की घोषणा निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने वाली है, और इससे न सिर्फ पुलिसकर्मियों अधिकारियों का उत्साह बढ़ेगा बल्कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुधारने में भी मदद मिलेगी। बेहतर काम करने पर पुरस्कृत होने से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपने कर्तव्यों के पालन और के प्रति और अधिक सजग होंगे। आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होने से पुलिस की साख पर ही सवाल उठने लगते हैं। इसलिए पुलिसकर्मियों को अपनी हनक दिखानी होगी और इस पर मंथन करना होगा कि आखिर अपराध नियंत्रण में बाधा कहाँ आती है। वैसे तो इसके कई कारण गिनाए जाते हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि मामले का अनुसंधान समय पर पूरा नहीं होने और अपराधियों की गिरफ्तारी में विलंब होने से उनका मनोबल बढ़ता है। फिर वे एक के बाद एक घटना को अंजाम देने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले लंबित मामलों की जांच की गति बढ़ानी होगी और अपराधियों को गिरफ्तार करना होगा। तभी पीड़ितों को भी समय पर न्याय मिलना संभव हो सकेगा। अपराधियों पर नकेल कसने में सफलता मिलेगी। अवैध हथियारों की तस्करी बड़ी है, इसे हर हाल में रोकना होगा। पुलिस को आमजन से कुशल व्यवहार करना ही चाहिए। थानों पर आने वाले लोगों की शिकायतें तुरंत सुनने की आदत डालनी होगी। साथ ही शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी करनी होगी। पुलिस को अपनी बेहतर छवि के लिए ये सब करने की ही होंगे। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद समय पर जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। कई मामलों में समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं होने से भी आरोपितों को जमानत मिल जाती है, वे फिर से अपराध की दुनिया में लौट आते हैं। डीजीपी ने भी अपराध की जड़ पर चोट करने का निर्देश दिया। जो प्राप्त वही पर्याप्त। या आप देखिए, आम आदमी की चाहत होती है कि वह भी ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करे और इसके लिए वह प्रयास भी करता है, लेकिन कई बार इसमें सफल नहीं हो पाता है। सचमुच आज जिनके पास बेशुमार दौलत है उनकी ज़िंदगी को हम विलासी मानते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन कितनी दुश्वारियों से भरा है। जरा उनकी जीवन शैली को ध्यान से देखें। अनेक मोर्चों पर वे डटे रहते हैं। जितना बड़ा काम उतना ही तनाव है। इस तनाव भरी जिंदगी में वे सुकून के 2 पल के लिए तरस जाते हैं। उन्हें समय पर भोजन मिल तो जाता है,
पर वह उतना रुचिकर नहीं लगता है। बेशुमार दौलत के बीच रहकर भी वे कई बार स्वयं को दुनिया का सबसे गरीब आदमी समझते हैं। वे चाहते हैं कि कहीं थोड़ी सी राहत मिल जाए, एक सुकून भरी नींद मिल जाए, और इन पलों को पाने के लिए वे भीतर ही भीतर छटपटाते रहते हैं। कभी समय मिले तो उनसे पूछना क्या उन्होंने इस तरह के जीवन की लालसा रखी थी। अब एक दूसरा दृश्य आपके सामने है। एक साधारण वर्ग का व्यक्ति जो रोज रात को जल्दी से सो जाता है और सुबह जल्दी उठ जाता है। भोर ही टहलने निकल पड़ता है। लौटने के बाद वह नाश्ता कर देश दुनिया की खबरें जानने के लिए अखबार या फिर टीवी का सहारा लेता है। परिवारों के लोगों से बातचीत करता है, उनकी परेशानियों का हल निकालता है, समय पर अपने दफ्तर पहुंचकर अपने सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करता है, अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। इन सारे कार्यों को करते हुए उसे कभी भी ऊपर महसूस नहीं होता है, वो महसूस नहीं होता। अच्छा सोचता है और अच्छा करता है, अच्छे लोगों से मिलता है, अच्छी किताबें पढ़ता है। चूंकि वह सभी को अच्छा मानता समझता है, इसलिए वही व्यवहार उसे वापस मिलता है। उम्र के इस पड़ाव में सेहत उसका साथ दे रही होती है। वह खुश रहता है और अपनी खुशियों को बांटने के लिए सदैव तत्पर रहता है। जो अनुभव आपने जिंदगी की ठोकरों से प्राप्त किया है, सचमुच यही जीवन ऐश्वर्यशाली है। जीवन मृग तृष्णा है, और यह सभी जानते हैं कि हम दूसरों का जीवन ही श्रेष्ठ लगता है। हम उन चीज़ों की ओर अधिक ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास है उसकी कीमत का अंदाजा नहीं होता है, और अपने अपने पास होने वाली कीमती चीज़ों का यही अनदेखापन हमें अपनी नज़रों में गिरा देता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ प्राप्त करने की चाहत होती है, और यही हमें भटकाती है। जो प्राप्त होता है उसे ही पर्याप्त माने। हम सामाजिक प्राणी हैं और हमसे अधिक दौलतमंद कोई हो ही नहीं सकता। हमारे पास सुकून भरी जिंदगी है। इस तरह का सोच हमें ऐश्वर्यशाली जीवन की ओर ले जाता है। अच्छा कॉलम लिखा जा रहा है, बस सीखें आप तब तो। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। एजुकेशन सर्कल जो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ये आप देखिए, उच्च शिक्षा में प्रवेश की आसान बनी रहा है। चलिए ये भी आप लोगों को देख लेना चाहिए, अच्छा एडिटोरियल है। तो देश के कुछ प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए बड़ी संख्या में छात्र आवेदन करते हैं। उनकी चयन प्रक्रिया को सभी के लिए आसान एवं सुगम बनाने के लिए निरंतर नए नए उपाय अमल में लाए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया के तहत नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फिलहाल CEUET के माध्यम से ऐसा किया जा रहा है, परंतु पिछले 2 वर्षों में CEUET परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर नेटवर्किंग एवं सर्वर आदि की समस्या रही है, और जिसके चलते सुझाव आया था कि CEUET का कंप्यूटर आधारित टेस्ट पूरे देश में आसानी से नहीं किया जा सकता है। देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इसे कंप्यूटर आधारित टेस्ट के बदले इसे पेन पेंसिल आधारित टेस्ट किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस साल हाइब्रिड व्यवस्था को अपनाया गया। इससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलेगी। पहली बार 2022 में CEUET का आयोजन हुआ। अब इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा नहीं थी, और उस समय तकनीक समस्याओं की वजह से बार बार स्थगित करना पड़ा था। और वस्तुतः CEUET लाने का उद्देश्य गला कट ऑफ की रेस को कम करना था। देश में 12वीं की परीक्षाएं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड समेत अनेक राज्य माध्यमिक बोर्डों द्वारा संचालित की जाती हैं, जिनके मूल्यांकन पैमाने में एकरूपता नहीं है। यानी देश में प्रत्येक बोर्ड की मार्किंग के पैरामीटर अलग अलग हैं। कई राज्यों में स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं में नंबर देने के मामले में CBSE जैसे पैमाने नहीं अपनाए जाते हैं। वहाँ बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए भी 80% अंक लाना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, और अब जो छात्र उपयुक्त होगा वह दाखिला ले पाएगा। और साल 2009 में एक कॉमन एक्ट के तहत देश में कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ऐसे में 2010 में 7 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश देने के लिए एक कॉमन प्रवेश परीक्षा CET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन इंट्रेंस टेस्ट शुरू की गई, और इस प्रवेश परीक्षा को हर साल अलग अलग विश्वविद्यालय आयोजित करते थे। साल 2021 में इस प्रवेश परीक्षा को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने आयोजित किया था। बाद में NTA को लगा कि यह एक सही तरीका है और इसे देश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू किया जा सकता है। इसके बाद 2022 में इस प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव करते हुए CEUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से लॉन्च किया गया। इस प्रवेश परीक्षा के जरिए देश के अधिकांश सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ साथ कई निजी विश्वविद्यालय को भी जोड़ दिया गया। CEUET के कारण कोचिंग का बाजार बढ़ने लगा। इसके आने के बाद अब 100% कट ऑफ का तनाव खत्म हो गया, लेकिन स्वयं इस एंट्रेंस एग्जाम का तनाव बहुत बड़ा है।
और इस वजह से अब कोचिंग का बड़ा स्वरूप सामने आ सकता है। बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जाएंगे और उपस्थिति को पूरा करने के लिए ज़रूरी क्लासेस ही अटेंड करने पर जोर रह सकता है। हालांकि स्कूल में बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ भी होती है, लिहाजा क्लासरूम कोचिंग टीचिंग की महत्ता को समझा जाना चाहिए। कोचिंग का बाजार अगर फलता फूलता है तो यह शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और इस आशंका को भी निराधार नहीं कहा जा सकता है कि बोर्ड परीक्षा के बाद में छात्रों पर एक और परीक्षा का दबाव बनेगा। यह परीक्षा उन्हें एक कोचिंग की और रुख करने को मजबूर कर सकती है। इससे कोचिंग उद्योग के फलने फूलने के अवसर बढ़ेंगे। नीट परीक्षा के लिए गठित एक समिति की रिपोर्ट बताती है कि नीट के जरिए मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पाने वाले लगभग 99% छात्र वे हैं जिन्होंने कोचिंग सेंटर की मदद ली है। ऐसे में यदि किसी के पास कोचिंग सेंटर जाने के लिए पैसे नहीं है, या कोई दूर दराज में रहता है, यहाँ कोचिंग सेंटर नहीं है, या किसी लड़की का परिवार यदि उसे कोचिंग के लिए बाहर नहीं भेज रहा है, तो उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन शायद ही मिल पाए। और ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए भी कोचिंग सेंटर पर छात्रों की निर्भरता बढ़ सकती है। ऐसे में गरीब एवं पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे छात्रों पर उसका असर पड़ सकता है। और राज्य सरकारों को छात्रों के लिए मुक्त कोचिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही एनटीए को प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों की डिजाइन कुछ इस तरह से की जानी चाहिए कि वे कोचिंग के प्रशिक्षण से अलग छात्रों की मौलिकता को परख सकें। आगे की राय, तो आवेदकों की संख्या सदैव उपलब्ध सीटों की संख्या से कई गुना अधिक होती है। उच्च शिक्षा के अधिक संस्थानों के साथ और अधिक सीटों की जरूरत है। एक सुझाव यह भी है कि इंजीनियरिंग के लिए होने वाले जेई, मेडिकल के लिए नीट और अंडर ग्रेजुएट के लिए सीईओ-ईटी को मिलाकर एक ही प्रवेश परीक्षा कर दी जाए। और आईआईटी समेत विभिन्न इंजीनियरिंग उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्नातक स्तर के दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा जेई मेन और फिर किसी एक आईआईटी द्वारा जेई एडवांस प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में यूजी कोर्सेज एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, एमएस आदि में नामांकन के लिए एनटीए द्वारा प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन हर साल किया जाता है। ऐसे में आज आवश्यकता है कि इस बात की भी कि देश भर के स्कूल और कॉलेजों को गुणवत्ता के स्तर पर बेहतर एवं समान बनाया जाए ताकि नंबरों की होड़ के बजाय प्रतिभाओं का समुचित विकास हो सके। उच्च शिक्षा में छात्राओं की बढ़ती भागीदारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण के अनुसार उच्च शिक्षा में 4.14 करोड़ से अधिक युवा अध्ययनरत हैं। सर्वेक्षण में सबसे अच्छी बात यह है कि निकल के आई कि लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करने में लड़कों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। AIHHE 2020-21 के अनुसार छात्राओं का नामांकन 2019-20 के 1.88 करोड़ से बढ़कर 2.02 करोड़ हो गया है। 2014-15 से लगभग 44,28% की निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी सुखद है। आज महिला सशक्तिकरण में उच्च शिक्षा की कारगर भूमिका है। अवसरों तक समान पहुंच के साथ स्वस्थ शिक्षित लड़कियां सशक्त महिलाओं के रूप में विकसित हो सकती हैं, जो अपने देश काल में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकती हैं। और ऐसे सरकारी नीतियों में महिलाओं के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलेगी। यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षित महिलाएं देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाएंगी। महिलाएं देश की आबादी के लगभग आधे भाग का निर्माण करती हैं। इसलिए महिलाओं की शिक्षा स्थिति में सुधार से निर्धनता उन्मूलन में पर्याप्त योगदान हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि महिला उच्च शिक्षित होगी तो वह अपने अधिकार को अच्छे से जान पाएगी। उसे घर और बाहर अपने अधिकारों के लिए लड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। निकट भविष्य में उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का लाभ महिला श्रमिकों और महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को होगा, लेकिन दीर्घावधि में यह सामाजिक परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया होगी जो आधी आबादी की क्षमता को उत्प्रेरित करेगी। अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने भी हालिया वर्षों में शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत वर्ष 2015 में देश में भर में घटते बाल लिंग अनुपात को रोकने के लिए शुरू की गई पहल थी। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने, लड़कियों के लिए शौचालय के निर्माण में वृद्धि और करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन करने के लिए उद्देश्य अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद द्वारा प्रगति छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से जेंडर समावेशी कोष की स्थापना की गई। यह कोष राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे राज्यों को महिलाओं के लिए विद्यालय परिसर में अधिक स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। अभी छात्राओं की स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है। विद्यालयों में लड़कियों का नामांकन बढ़ाने
तथा उनके ड्रॉप आउट को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ड्रॉप आउट और कई उम्र में बाल विवाह वाले राज्यों में माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना को संशोधित करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की जाए, जिससे उन्हें स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। अच्छा है, देखिए यही इस तरह के आर्टिकल होते हैं ना, एडिटोरियल होते हैं ना, जो आपके लिए संपादक की पार्ट होता है, वहाँ से आपको मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं आप लोग, तो ये फैक्ट मिलते हैं। अब आंकड़े बता रहे हैं महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ रही है उच्च शिक्षा में, तो ये आंकड़े वहाँ दे सकते हैं। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो समस्याएं हैं, वो बता सकते हैं। एक खरी खरी भोजपुरी गायकों का अनूठा योगदान। चलिए, प्रदेश के गरीब आदिवासी को पक्का मकान, ये कहाँ की बात हो रही है? झारखंड की। मौद्रिक समीक्षा पर हावी महंगाई, आरबीआई द्वारा मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को यथावत रखना समीचीन निर्णय हो सकता है, क्योंकि यह महंगाई और विकास दर के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसे भी देख लीजिए, अच्छा है कॉलम। ये आप देखेंगे, सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2023 में बढ़कर 5.69% के स्तर पर पहुंच गई है, जो नवंबर 2023 में 5.5% थी, जो जुलाई 2023 में 7.44% के स्तर पर थी। हालांकि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सहनशीलता सीमा, जो 4% से 2% अधिक 2% कम है, के अंदर है। बावजूद इस दर को विकास दर के लिए उत्साहजनक नहीं माना जा सकता। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारी केंद्रीय बैंक है। क्रय शक्ति को निर्धारित करने में मुद्रास्फीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रास्फीति बढ़ने पर वस्तु एवं सेवा दोनों की कीमतों में वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति की खरीदारी क्षमता कम हो जाती है और वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग कम हो जाती है। फिर उनकी बिक्री कम होती है, उनके उत्पादन में कमी आती है, कंपनी को घाटा होता है, कामगारों की छटनी होती है, रोजगार सृजन में कमी आती है और इससे आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं एवं विकास की गति बाधित होती है। साफ है कि मुद्रास्फीति को कम करने से ही विकास की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। भारत से इतर वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट का सिलसिला 2023 से जारी है और यह 2024 के जनवरी में 35 माह के सबसे निचले स्तर पर 118 अंक पर पहुंच गया है, जो मार्च 2022 में 160.3 अंक पर था। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संस्थान के अनुसार दुनिया के अधिकांश देशों में गेहूं, मक्का के साथ मांस की कीमत में आई गिरावट के कारण वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई। चूंकि भारत में कृषि क्षेत्र अभी भी कमजोर है और आर्थिक मानकों को तय करने के पैमाने दुनिया के दूसरे देशों में थोड़े अलग हैं, इसलिए भारत में मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंकों द्वारा तय की गई सहनशीलता के अंदर रहने के बावजूद मध्यम स्तर पर, इसलिए रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को यथावत रखना एक समीचीन फैसला हो सकता है, क्योंकि महंगाई को लेकर केंद्रीय बैंक संवेदनशील है और यह महंगाई व विकास दर के बीच संतुलन बनाकर आर्थिकी को मजबूत रखना चाहता है। वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी हुई है और आगामी महीने में भी कर और गैर कर राजस्व संग्रह में तेजी आने की उम्मीद है और जीएसटी संग्रह भी विगत 6 माह से लगातार 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के स्तर पर बना हुआ है। इसलिए माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार उधारी पर कम निर्भर रहेगी। भारत में अभी भी महंगाई का स्तर संतोषजनक दायरे में नहीं है। हालांकि अगस्त की मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों में कटौती की जा सकती है, लेकिन वह भी मानसून की सकारात्मक चाल, फेडरल रिजर्व बैंक की अपनाई गई नीति, राजस्व संग्रह की स्थिति, ये आप देखते हैं कि स्थिति आदि पर निर्भर करेगा। सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नए व्यवसाय का विस्तार तेज हुआ और भविष्य को लेकर सकारात्मक वातावरण बना है। सेवा क्षेत्र से जुड़े निर्यात में भी तेजी आई है। विनिर्माण क्षेत्र का पीएमआई सूचकांक भी दिसंबर में 54.9 अंक से बढ़कर जनवरी में 56.5 अंक पर पहुंच गया है, जो विगत 3 महीनों का उच्चतम स्तर है। पीएमआई का कंपोजिट सूचकांक भी दिसंबर में 58.5 अंक से बढ़कर जनवरी में 61.2 अंक पर पहुंच गया है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। पीएमआई कंपोजिट सूचकांक में 52.5 अंक के साथ चीन दूसरे स्थान पर और आप देखेंगे कि 52.3 अंकों के साथ अमेरिका तीसरे स्थान पर है। इसी तरह अर्थव्यवस्था में नरमी रहने पर विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के लिए बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए भी रेपो दर में कटौती की जाती है, ताकि बैंकों को रिजर्व बैंक से
सस्ती दर पर कर्ज मिले और कर्ज मिलने के बाद बैंक भी ग्राहक को सस्ती दरों पर कर्ज दे। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का लक्ष्य विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखना है, ताकि आम आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और समूचे देश में सभी क्षेत्रों में विकास की गति भी तेज बनी रहे। और उस वस्तुतः कोरोना त्रासदी के बाद भारत की व्यवस्था काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और अब दुनिया भी इस तथ्य को मानने लगी है। आने वाले वर्षों के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का जो रुझान भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय दिखा रहा है, उसे देखते हुए यह मानना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर पर आ जाएगी और 5 ट्रिलियन यानी कि 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना साकार होगा। हमारी सरकार कह भी रही कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करती रहती है। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पार्टी की कहानी यही है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए हो, खासकर कोई सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।